हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, वो लोग पेपर को कैसे मैनेज करें। पेपर को कैसे मैनेज करें बोलने का मतलब, जो भी सेक्शन आता है ना, किस सेक्शन को सबसे पहले उन्हें करना चाहिए अटेम्प्ट, और किस सेक्शन को कितना टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट वीडियो रहेगा और इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर मान लीजिए आप लोगों का अगर रीजनिंग स्ट्रांग है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, मतलब कि मैथ्स अगर स्ट्रांग है ना, तो आप लोग उस पे ही हाथ लगाइए, उसको उससे ही आप लोग स्टार्ट करें और आप लोग क्वेश्चंस को मतलब करना स्टार्ट कर दें। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग में है ना 30 मिनट देना चाहिए, और उसके बाद फिर आप लोगों को मूव करना चाहिए मैथ्स पे। मैथ्स में भी आप लोगों को मतलब एक ऐसा गेम खेलना है ना कि आप लोगों को 30-30 मिनट का गेम खेलना है। ठीक है, 30 मिनट आपने सबसे पहले रीजनिंग पे दिया, या अगर आप मैथ्स से शुरुआत करते हैं तो आपने मैथ्स में दिया, उसके बाद आप लोग मूव कर जाएंगे रीजनिंग पे या तो मैथ्स पे। ठीक है, तो अब रीजनिंग या मैथ्स पे आपको फिर से कितना टाइम देना है, फिर से आपको अगला 30 मिनट रीजनिंग या मैथ्स पे दे देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा ना कि आपका जो 60 मिनट है उसमें आप लोग मोस्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। लगभग 60 मिनट में अगर मान लीजिए आरआरबी क्लर्क मेंस का बात किया जाए ना, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है अगर उनका प्रैक्टिस वगैरह अच्छा है, और वैसे ही प्रैक्टिस अच्छा होगा, बिकॉज आरआरबी क्लर्क को अगर आप लोग क्वालिफाई करके आए हैं, इसका मतलब आप लोगों का जो स्पीड है काफ़ी अच्छा होगा, एक्यूरेसी वगैरह अच्छा होगा, तभी ना क्वालिफाई हुआ। बिना स्पीड के बिना एक्यूरेसी के तो आप लोग आरआरबी क्लर्क जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो जाए। अगर आप लोगों ने 70 प्लस नहीं किया होगा, अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, तो भैया बहुत ही पंगा है। ठीक है, गड़बड़ है वो। बट अगर जिन्होंने किया है और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उन लोगों को पता होगा कि आरआरबी क्लर्क में कितना ज़्यादा अटेम्प्ट जो है वो डिमांड करता है पेपर। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए ना कि हाँ, इस 30 मिनट के बाद आप लोगों के पास अगर मान लीजिए आप लोगों ने पूरा जैसे कि क्वेश्चन वगैरह कर लिया, चाहे वो रीजनिंग का हो, क्वांट का हो, ठीक है, तो आप लोग उसके पहले सबसे पहले जब पेपर को कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ, इसमें और ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें अगर 6 7 5 मिनट 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा हम लोग दे देंगे, तो हाँ, हमारा इतना मार्क्स जो है वो निकल जाएगा। हमारा जो इतना अटेम्प्ट है या इतना क्वेश्चन हम लोग निकाल लेंगे। और रीजनिंग और क्वांट में एक्यूरेसी का तो भैया दिक्कत होना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पर तो आप लोग जो भी करेंगे आपको आता है, सॉल्व हो गया तभी आएगा वहाँ पर आंसर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों का मतलब पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इसमें हम लोग इतना टाइम देंगे तो इतना स्कोर हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, या इतना एक्स्ट्रा स्कोर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग क्या करें ना कि सबसे पहले देख लें कि आप लोग कहाँ से एक्स्ट्रा स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें आप लोग एक्स्ट्रा 5 मिनट से 10 मिनट अपना दे दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो मैथ्स और रीजनिंग से है ना काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो बन जाएगा, या काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 40 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन में से है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 80 में 80 भी कर सकते हैं, 78 भी कर सकते हैं, और 76 कर सकते हैं, या 75 प्लस मोस्टली स्टूडेंट तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का मतलब ऐसा गेम होना चाहिए कि हाँ, जिसमें आप लोग इतना टाइम देके इतना कम से कम निकाल लें, और ये आप लोगों को करना ही होगा, बिकॉज आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है और कंपटीशन है भैया। ठीक है, कंपटीशन है। अब उसके बाद आप लोगों के पास अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ 65 मिनट या 70 मिनट दे दिया, मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 65 या 70 मिनट दे के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कितना बच जाता है, टोटल आपके पास कितना है पता है ना, 120 मिनट। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल होता है, सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों को अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, तो 120 मिनट में से अगर मान लेते हैं हम लोग 70 मिनट ही ले लिए, तो 70 मिनट के बाद आपके पास कितना टाइम बच जाता है, 50 मिनट। अब उस 50 मिनट में कम से कम तो 20 से 25 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट मान लेते हैं कि 25 से 30 मिनट आपको देना होगा इंग्लिश पे या हिंदी पे, मतलब जो भी आप लोग चूज करें, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप लोगों का अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी चूज करें, और इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश को चूज करें। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि 25 से 30 मिनट देके आप लोगों को यहाँ पर जितना भी अच्छा हो एक्यूरेसी को मेंटेन करके, बिकॉज इंग्लिश है या हिंदी है, यहाँ पर एक्यूरेसी मतलब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूबल होता है एक्यूरेसी एग्जाम में, खासकर इंग्लिश या हिंदी के सेक्शन में। तो उसके बाद आप लोग मतलब यहाँ पर इतना टाइम डिवोट करें, क्योंकि इतना देर में आपका मतलब ये सब बन जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा ईजी होता है, डुएबल होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लोग 30 मिनट से एक्सीड कर जाते हैं, 30 मिनट से अगर आप लोग ज़्यादा दे देते हैं, तो मैं सच बताता हूँ कि आप लोगों का पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। या अगर रीजनिंग और मैथ्स में आप लोग 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट अगर देने लगे, तो पूरा का पूरा आपका पेपर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग पैनिक करने लगेंगे, अच्छा खासा जो आप लोग क्वेश्चन कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, और आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो कम रह जाएगा, लो रह जाएगा, जिसके वजह से आपका जो कट ऑफ वगैरह है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और यही मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गलती कर देता है कि सही तरीके से टाइम को मैनेज नहीं करता है, ये करते हैं, तो उसके वजह से उन लोगों को नुकसान देखने को मिलता है, उन लोगों को लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आप लोगों को करना चाहिए कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसा क्यों करना चाहिए, जनरल अवेयरनेस मैंने पहले क्यों नहीं बोला,
हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि सबसे पहले जीए और कंप्यूटर को निपटा देंगे 10 से 15 मिनट, 12 मिनट या 20 मिनट में, उसके बाद हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को करेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर जीए से शुरुआत करते हैं और जीए में अगर मान लीजिए हम लोगों का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, या मतलब ऐसा कुछ आ जाए इरिलीवेंट, अगर न्यूज़ वगैरह उसमें ज़्यादा हो जो आप लोगों ने कभी भी अच्छे से पढ़ा नहीं है, जिसका आप लोगों को आंसर वगैरह अच्छे से पता नहीं है, तो क्या कभी भी आप लोग उस पेपर में अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे? और जब आप लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या कंप्यूटर का भी बात किया जाए, जो आप लोगों ने पढ़ा है, अगर वहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं बन रहे हैं, कुछ ऐसा सवाल हो आ गया जो थोड़े से मॉडरेट हैं और जिसका आप लोग जवाब देने में असमर्थ हैं, कैपेबल नहीं है, तो क्या वहाँ पर आप लोग कंप्यूटर और जीए से अच्छा स्कोर कर पाएंगे या अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे? और जब आप लोग स्टार्टिंग में ही अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, वो मतलब लूज हो जाएगा, मतलब कि वो गिर जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका मतलब धराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? और आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, पैनिक करने लगेंगे। ठीक है? कि अरे यार, जीए में तो मेरा ये हाल है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। जीए में क्या पता मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो ना हो। जीए में यार मुझे और कर लेना चाहिए था। अब और कर लेना के चक्कर में मान लीजिए अगर आप लोग एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वहाँ पर गलत क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं, मतलब कि गलत अगर जवाब दे देते हैं, ठीक है? तो वैसा फिर करने का भी क्या फ़ायदा? उससे भी तो आप लोगों को हो सकता है कि जीए के साथ कट ऑफ जो है वो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव आपका ज़्यादा लग जाए। या तो हो सकता है कि वहाँ पर कंप्यूटर में भी आप लोगों को सेम यही देखने को मिले, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट डिसीज़न लेना चाहिए, ख़ासकर ऐसा एग्ज़ाम में जहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग गिवन नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को उसके बाद कम से कम तो देखिए, ये जो कंप्यूटर है ना, 10 मिनट का काम है, 8 से 10 मिनट में कंप्यूटर आपका निपट जाएगा, ठीक है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट बोलूँ। अगर आप लोग थोड़ा-सा पढ़ने में स्लो हैं, अगर आप लोगों का रीडिंग वगैरह स्लो है कि हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ऐसे करके कि सी फोरट्रोन क्या होता है, जावा क्या होता है, कोबोल क्या होता है, इस तरीके से एसक्यूएल वगैरह क्या होता है, जो भी अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि हाँ, इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन-सा मतलब आता है या किस समय के दौरान फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखा गया था। तो आप लोग अगर इतना धीरे पढ़ेंगे भैया, तब तो फिर आप लोग एग्ज़ाम दीजिए ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है ना। कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग एक्चुअली उस तरीके से उस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद बात क्या आता है कि आप लोगों को फिर जनरल अवेयरनेस में कितना टाइम देना चाहिए आफ्टर कंप्यूटर। जनरल अवेयरनेस में आपके पास मान लीजिए अगर यहाँ 30 मिनट लग गया ना, तो आपके पास 20 मिनट बच रहा है, ठीक है? या अगर 25 मिनट लग गया, तो आपके पास यहाँ पर 25 मिनट बच रहा है, ठीक है? क्योंकि 50 मिनट हमारे पास था ना, ठीक है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 10 मिनट लग गया, तो आपके पास हाथ में 15 मिनट या 10 मिनट बचता है। अब 10 से 15 मिनट में आप लोग सही में, या हो सकता है कि ये 10 से 12 मिनट हो जाए, 15 से 17 मिनट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना, ये एक तरीका है जिससे आप लोगों को कम से कम यूज टू हो जाना है। मॉक वगैरह अप्लाई करके, मॉक में आप लोग अगर इसे यूज करेंगे, तो मैं सच बताता हूँ कि हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि आप लोगों को रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए या क्वांट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? आप लोग जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे ना, वैसे तो यहाँ पर आप लोगों को मेंस का अगर बात किया जाए, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम से पहले 10 मेंस का मॉक दे देते हैं, और 10 तो एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप लोग 5 से 8 दे देंगे ना, बस बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज मॉक से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन में टाइम देते हैं, कितना टाइम आप डिवोट करते हैं किस सेक्शन को, ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी अगर आईपीएस आरआरबी क्लर्क की बात की जाए ना, क्लर्क मेंस की, आरआरबी क्लर्क मेंस की, तो ये जो आप लोगों का पेपर का लेवल रहेगा ना, ये आपका आईपीएस पीओ प्री या एसबीआई पीओ प्री का जो मॉडरेट टू टफ लेवल होता है ना, उस लेवल का आपका ये सेक्शन रहेगा, आपका ये मतलब पेपर रहेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा इसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो कंप्यूटर और जीए जो है वो ऐड हो जाता है, और रीजनिंग और क्वांट में आपके 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, और इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। उसके अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईजी पेपर होता है, ठीक है? मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिया है रीजनिंग का, आप लोग उसे देख सकते हैं। मैंने कितने जल्दी सारे क्वेश्चंस को मतलब उड़ाया है, आप लोग उसे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोगों का रीजनिंग वगैरह कमजोर है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी मेथड वगैरह के, वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन को लॉजिक के साथ कंप्लीट किया है, वहाँ पे डील किया है, सॉल्व किया है, आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है? लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो यहाँ पर जो आई सेक्शन होता है ना, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? या चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों का अगर यहाँ पे टाइम दे देंगे ना, तो आप लोगों का पूरा पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। बिकॉज जीए में भी सिंपल है ना, आप लोगों को जो आता है आप लोग उसे मार्क करेंगे, आंसर करेंगे, वरना स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। और बेकार का आप लोग तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। तुक्का की वजह से हो सकता है कि हाँ भैया, आप मतलब बर्बाद हो जाए आपका पेपर, ठीक है ना? पेपर बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जब आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करके अगर प्री को क्वालिफाई कर लिए हैं,
तो कम से कम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट मतलब थोड़ा सा एक एक्टिव अप्रोच अपना के, एक स्मार्ट अप्रोच अपना के आप लोग अगर इस तरीके से टाइम को मैनेज करेंगे ना, तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। बिकॉज़ मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो क्वालीफ़ाई तो कर चुके हैं, लेकिन अगर सही तरीके से, सही सीक्वेंस में और सही सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, अगर इस तरीके से अगर वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे रियल एग्ज़ाम में, तो भैया अब उन लोगों का तो एग्ज़ाम तो प्री क्वालीफाई करके भी किसी काम के लिए मतलब कि उनका मेहनत जो है वो बर्बाद हो गया। प्री क्वालीफाई करके भी वो लोग मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो मेरा यही आप लोगों के लिए सजेशन है कि हाँ, आप लोग पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पे वीक हैं। मतलब कि रीज़निंग और क्वांट में सबसे पहले यहीं से करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा जो स्कोर है ना, वो यहाँ से ही निकाल सकते हैं। यहाँ से ही निकाल सकते हैं, बिकॉज़ इंग्लिश में मोस्टली स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं। हिंदी वगैरह मोस्टली आप लोगों को लगेगा कि चलो हिंदी, अगर हम लोग इंग्लिश में कमज़ोर है तो हिंदी कर लेते हैं। बट मान लीजिए अगर हिंदी का पेपर वहाँ थोड़ा-सा मॉडरेट टफ देखने को मिल गया, तो क्या करेंगे? और इंग्लिश में तो भई एक्यूरेसी का कहानी, बहुत लोगों का परेशानी बना रहता है, ठीक है ना? और कंप्यूटर का तो बस यही है कि हाँ, आपको आता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। मैंने कंप्यूटर के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, और मैं आप लोगों के लिए कुछ सेशंस भी कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आप लोगों के लिए सेशंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, और मैं कल से स्टार्ट कर दूँगा। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर कहीं और से नहीं किया है, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट है वो करवा दूँगा, और वो सही में मतलब सारा का सारा जो होगा ना, वो एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा। और जीए के लिए मैंने जो सोर्स बताया है उसका मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है, और फिर से मैं बताता हूँ, अगर जीए के लिए आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो सिंपल सा आप एक काम करें, द हिंदू रिव्यू मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है। द हिंदू रिव्यू अड्डा की तरफ से पीडीएफ आता है मंथली। आप लोग कम से कम उसे करें, कम पेजेस में वो रहता है, 50 से 60 पेजेस में वो उसका मंथली निपट जाता है। बिकॉज अगर मान लीजिए आप लोग 50 से 60 पेज का भी पीडीएफ अगर कंपाइल्ड मंथली नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? कोई ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ, कोई दवा आपको मतलब पानी में घोल के पिला दूँ या कोई भी पिला दे और आप लोगों का जीए पूरा प्रिपेयर्ड हो जाए, तैयार हो जाए। कोई और तरीका नहीं है, आप लोगों को थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, वरना आप लोग पहले से करते। अब अभी पछताने से, रोने से क्या फ़ायदा? कोई और इसमें आपका हेल्प नहीं कर सकता है ना, कि शक्तिमान आपके पास आ जाएगा, आपका दर्द कहानी सुनने, और उसके बाद आपको परेशानी से निजात दिलाने के लिए शक्तिमान मतलब अपने जादू से या अपने जो भी मतलब उसके पास शक्ति है, उससे आप लोगों का वो हेल्प कर देगा। ये तो तरीका नहीं होता है ना। आप लोगों को सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना चाहिए, सही तरीके से तैयारी करना चाहिए। प्री के पहले ही अपने आप को इतना तैयार कर लेना होता है ना, कि हाँ, आप लोग मेंस में जब भी आ जाए या प्री के अगले दिन ही मेंस ले लें, तो आप लोग उस एग्ज़ाम को फोड़ के रख दें, चाहे जीए हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, रीज़निंग हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है? चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैं कंप्यूटर सेशंस आप लोगों को करवा दूँगा, और रीज़निंग के लिए भी कुछ और मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आप लोगों को करवा दूँगा, ठीक है? तो आप लोग उसे प्लीज़ देखने की कोशिश करें। मैं सच बताता हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह बताता हूँ, समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन्स को, और उसका जो भी सॉल्यूशन वगैरह है बिल्कुल नॉर्मली मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग अगर किसी बड़े-बड़े टीचर से भी फॉलो करके अगर आप लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, आप लोग डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखने की कोशिश कीजिए। मैं सच बताता हूँ आप लोगों को, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों को कुछ समझ ही में ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है? तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।